नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो गणित पर एक पुस्तक है। अंग्रेज़ी में इसका शीर्षक है एन इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स और इसके लेखक हैं एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड। एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड एक बहुत बड़े गणितज्ञ और दार्शनिक थे पिछली शताब्दी के, पिछली सेंचुरी जो होती है 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। तो बर्ट्रैंड रसल जो कि दूसरे एक बहुत महान दार्शनिक थे और एक तर्कशास्त्री भी थे, यानी लॉजिशियन अंग्रेजी में बोलते हैं। दार्शनिक थे, तर्कशास्त्री थे, लेखक थे, वक्ता थे और उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिला था, यानी साहित्य के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिलता है वो भी उन्हें प्राप्त हुआ था। तो बर्ट्रैंड रसल के साथ एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड, जिनकी किताब पर मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ, इन दोनों ने मिलकर, मतलब बर्ट्रैंड रसल ने और एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने एक किताब लिखी थी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। प्रिंसिपिया मैथमेटिका भी कुछ लोग बोलते हैं, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जो कि तर्कशास्त्र और गणित और इन सब को मिलाने की एक कोशिश थी। तो उसमें कई तरह के नए सिंबल्स उन्होंने यूज़ किए। सिंबल को अब देखेंगे तो हिंदी में कहेंगे अंकन बोल सकते हैं, या तो अंक की जो पद्धति होती है, या समझ लीजिए प्रतीक को जो बनाया जाता है, तो सिंबल्स यानी प्रतीक, सिंबल यानी प्रतीक। तो गूगल ट्रांसलेट में हम देख लेते हैं सिंबल का अर्थ क्या होगा। सिंबलिज्म का अर्थ, सिंबल हो गया प्रतीक या चिन्ह। तो चिन्ह, उन्होंने कई नए चिन्हों का आविष्कार किया था, तो इसलिए वो बुक थोड़ी कठिन मानी जाती है। तीन खंडों में छपी थी वो प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सिंबल का अर्थ तो प्रतीक या चिन्ह है, और सिंबलिज्म का अर्थ होगा प्रतीकवाद बोल सकते हैं। सिंबलिज्म, प्रतीकवाद, खैर दूसरा अर्थ हो जाएगा। समझ लीजिए चिन्ह का एक सिद्धांत, या किस तरह से प्रतीक बनाए जाएं ताकि हम उन प्रतीकों से अपने विचारों को और प्रखर बना सकें या आसान बना सकें। तो इसी पर चर्चा होगी। खैर, तो मैं इस किताब का अंश अभी पढ़ता हूँ कुछ क्षणों में। तो एल्फ्रेड व्हाइटहेड ने एक किताब लिखी है साधारण जनता के लिए, यानी आपको गणितज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है इस किताब को पढ़ने के लिए। आप अगर जोड़ना जानते हैं, घटाना जानते हैं, गुणा करना जानते हैं और भाग देना जानते हैं, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। अब नहीं भी जाने तो भी पढ़ सकते हैं। अब बस शब्दों को पढ़ना आना चाहिए, अंग्रेज़ी शब्दों को, और जो संख्याएँ हैं 1 2 3 4 इनकी जानकारी होनी चाहिए। कुछ जो प्लस और माइनस सिंबल होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, प्रतीक होते हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसमें जो एक बात वो कहते हैं वो बहुत फ़ायदे की बात है और लाभकारी बात है, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। और आप अपने बच्चों को भी ये किताब पढ़वाइए। अगर वो 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं या 9वीं 10वीं में, तो भी पढ़ सकते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट वो भी पढ़ सकते हैं। ये मुफ्त में उपलब्ध है, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपीराइट इसका ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है, तो इसको आप बड़े आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। पर एक बार प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग पे आप देख लीजिएगा कि इसकी क्या जो शर्तें हैं इसको इस्तेमाल करने की। मेरे ख्याल से ये सब मुफ्त में उपलब्ध है। अब कोई छापाखाना ही नहीं कर सकता कि हमारा इस पर सर्वाधिकार है या कॉपीराइट है, ऐसी कोई बात नहीं है इन पुस्तकों में। तो आइए मैं कुछ अंश इससे पढ़ता हूँ। तो इसके पहले एक और कुछ और शब्द इस पुस्तक के बारे में। तो इसमें गणित के बहुत गणित का एक विस्तृत वर्णन है इसमें, और कई जो उसके क्षेत्र हैं उन पर एक सिंहावलोकन कर सकते हैं, या एक विस्तृत एक उस पर चर्चा है। तो इसमें जैसे कॉनिक पर है बातें, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, मेरे ख्याल से हिंदी में हम कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पर है, और कैलकुलस पर है, यानी कलन मेरे ख्याल से कहा जाता है हिंदी में, और फंक्शन के बारे में। फंक्शन का को हिंदी में मेरे ख्याल से एक उसका बड़ा बढ़िया शब्द है। तो ये जो तकनीकी शब्दावली बनाई गई है बहुत ही बढ़िया तरीके से सोच समझ के बनाई गई। फंक्शन मैथमेटिक्स में मेरे ख्याल से वो जो तकनीकी शब्दावली वाला अर्थ इसमें नहीं दिया है। फंक्शन के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, मैं देख लेता हूँ। प्रकार भी है फलन। मेरे ख्याल गणित में फलन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये जो तकनीकी शब्द
शब्दावली हमारी भारत सरकार ने इस पर बहुत काम किया है, कई सारी पुस्तकें भी छापी गई हैं। तो कमीशन फॉर टेक्निकल वोकैबुलरी, कमीशन फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन, ऐसे एक संस्था है हमारे देश की जो इस पर काम करती है। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, तो ये संस्था है CSTT। तो इन्होंने बहुत काम किया है, कई पुस्तकें भी इन्होंने छापी हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो अगर गणित के जो कुछ शब्द हैं उनका जो पर्यायवाची हिंदी शब्द होगा या उनका जो सही हिंदी शब्द होगा तो आप इस वेबसाइट से पता लगा सकते हैं। कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी cst.education.gov.in। तो इससे और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। खैर, ये तो बात हो गई जो शब्द हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं गणित के जो संक्रियाएँ हैं, ऑपरेशंस हैं, या गणित के जो और सिद्धांत हैं उनके लिए। तो आइए अब इस पुस्तकों में पढ़ता हूँ। इस पुस्तक का जो अंश मैंने आज के लिए चुना उसको पढ़ता हूँ। गणित का परिचय A.N. व्हाइटहेड द्वारा। अब हम शुद्ध गणित की ओर लौटते हैं और विज्ञान के निर्माण के लिए प्रयुक्त विचारों के तंत्र पर अधिक बारीकी से विचार करते हैं। हमारा पहला सरोकार विज्ञान के प्रतीकवाद से है और हम सबसे सरल और सर्वविदित प्रतीकों से शुरू करते हैं, अर्थात अंक गणित के प्रतीक। आइए हम वर्तमान में, या चिन्ह, अंक गणित के जो चिन्ह होते हैं, आइए हम वर्तमान में यह मान लें कि हमारे पास पूर्णांक संख्याओं के बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट विचार हैं, जिन्हें अरबी संकेतन में ज़ीरो, ग्लास गिर गई, हवा बड़ी तेज़ चल रही है, टूटी तो नहीं, खैर, जिन्हें अरबी संकेतन में 0, 1, 2, 9, 10, 11, 100, 101 मतलब ऐसे ही जो और इसी तरह दर्शाया जाता है। यह संकेतन अरबों के माध्यम से यूरोप में लाया गया था, लेकिन उन्होंने उसे हिंदू स्रोतों से प्राप्त किया था। पहला ज्ञात कार्य जिसमें इसे व्यवस्थित रूप से समझाया गया है वह एक भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वारा किया गया कार्य है, लेकिन वास्तविक अंकों का पता हमारे युग की 7वीं शताब्दी में लगाया जा सकता है और संभवतः मूल रूप से तिब्बत में इनका आविष्कार किया गया था। हालांकि हमारे वर्तमान उद्देश्यों के लिए अंकन का इतिहास एक विवरण मात्र है, यानी ब्यौरा है। ध्यान देने योग्य दिलचस्प बात यह है कि यह अंक प्रणाली एक अच्छे अंकन के अंकन यानी चिन्ह की जो प्रक्रिया होती है, या जैसे हम चिन्ह बनाते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा, प्रणाली एक अच्छे अंकन के अत्यधिक महत्व का सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। मस्तिष्क को सभी अनावश्यक कार्यों से मुक्त करके एक अच्छा अंकन उसे अधिक उन्नत समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र करता है और वास्तव में मनुष्य की मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। अरबी अंकन की शुरुआत से पहले गुणा करना मुश्किल था और पूर्णांकों का विभाजन भी उच्चतम गणितीय संकायों को काम पर रखता था। संभवतः आधुनिक दुनिया में किसी यूनानी गणितज्ञ को इससे अधिक आश्चर्य नहीं हुआ होगा कि अनिवार्य शिक्षा के प्रभाव में पश्चिमी यूरोप की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सबसे बड़ी संख्याओं के लिए भाग देने का काम कर सकता है। यह तथ्य उसे बिल्कुल असंभव लगा होगा। यानी यूनान का गणितज्ञ जो आज के छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, जो गुणा भाग इतनी आसानी से वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वो अंकन पद्धति नहीं थी, चिन्ह नहीं थे। दशमलव अंशों तक संकेतन का परिणामी विस्तार 17वीं शताब्दी तक पूरा नहीं हुआ था। दशमलव अंशों के साथ आसानी से गणना करने की हमारी आधुनिक शक्ति एक परिपूर्ण संकेतन की क्रमिक खोज का लगभग चमत्कारी परिणाम है। गणित को अक्सर एक कठिन और रहस्यमय विज्ञान माना जाता है क्योंकि इसमें कई प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, यानी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बेशक प्रतीकवाद से अधिक समझ से परे कुछ भी नहीं है जिसे हम नहीं समझते हैं। साथ ही एक प्रतीकवाद सिंबलिज्म शब्द का अनुवाद है। साथ ही एक प्रतीकवाद जिसे हम केवल आंशिक रूप से समझते हैं और जिसका उपयोग करने के आदी नहीं है, उसका अनुसरण करना कठिन है। ठीक उसी तरह किसी भी पेशे या व्यापार की तकनीकी शर्तें उन लोगों के लिए समझ से बाहर हैं जिन्हें उनका उपयोग करने के लिए कभी प्रशिक्षित नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे अपने आप में कठिन है। इसके विपरीत उन्हें हमेशा चीज़ों को आसान बनाने के लिए पेश किया जाता है। यानी जो चिन्ह बनाए गए हैं, देखा जाए तो जो हमारी विचार करने की प्रक्रिया है या कुछ जब गणित में हम प्रश्न को हल कर रहे हैं तो उसको सरल बनाने के लिए ये चिन्ह बनाए गए हैं। अब चिन्ह को अगर हम समझे नहीं तो जब हम पन्ने पर देखते हैं कुछ गणित के ये जो चिन्ह, तो देख के फिर परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम समझते नहीं हैं कि चिन्ह क्या क्या दर्शाना चाह रहे हैं। इसलिए
गणित में यह मानते हुए कि हम गणितीय विचारों पर कोई गंभीर ध्यान दे रहे हैं, प्रतीकवाद हमेशा एक बहुत ही सरलीकरण है। यह न केवल व्यावहारिक उपयोग का है बल्कि बहुत रुचि का भी है, क्योंकि यह विषय के विचारों का विश्लेषण और एक दूसरे के साथ उनके संबंधों का लगभग सचित्र प्रतिनिधित्व करता है। यानी एक तरह से चित्र का बना देता है। वो जो पूरी प्रक्रिया है उसका एक समझ लीजिए, ये x+y=y+x जब आप लिख रहे हैं तो पूरा एक चित्र से देख कर ही आप समझ आ रहे हैं कि क्या प्रक्रिया चल रही है। यदि किसी को प्रतीकों की उपयोगिता पर संदेह है तो उसे बिना किसी प्रतीक के निम्नलिखित समीकरणों का पूरा अर्थ लिखना चाहिए, जो बीजगणित के कुछ मौलिक नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मान लीजिए आपको लिखना है x+y=y+x, शब्दों में अगर बयान करना है तो आप बोलेंगे अगर y को x से जोड़ा जाए तो उसका जो मान होगा या उससे जो संख्या निकलेगी वो इस संख्या के समान होगी, मतलब वो उसी संख्या के समान होगी जिस प्रकार आप x को y में जोड़ें। या और मैं एक दूसरा देख लेता हूँ जैसा कि उसमें दिया गया है, तो आपको और सरलता से मैं समझा देता हूँ। यदि किसी दी गई संख्या में दूसरी संख्या जोड़ी जाती है तो परिणाम वही होता है जैसे कि पहली दी गई संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा गया है, जिसे मैं अपने शब्दों में बयान कर रहा था, इसमें बड़ी आसानी से बयान किया गया। तो यदि किसी दी गई संख्या में दूसरी संख्या जोड़ी जाती है तो परिणाम वही होता है जैसे कि पहली दी गई संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा गया हो। अब इतने शब्दों को मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है और आसानी से उसको हम समझा भी नहीं पा रहे हैं। तो वही अगर हम गणित के चिन्हों को जानते हैं तो हम बोल देंगे x+y=y+x। तो कितना सरल कर दिया इस विचार की प्रक्रिया को। यह उदाहरण अब ये जो मुख्य बात है इस वीडियो का वो आ रहा है, वही बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ या वही अंश में पढ़ने जा रहा हूँ। यह उदाहरण दर्शाता है कि प्रतीकवाद की सहायता से हम तर्क में लगभग यांत्रिक रूप से यांत्रिक रूप से आँख से बदलाव कर सकते हैं, जो अन्यथा मस्तिष्क की उच्च क्षमताओं को काम में लाएगा। यानी केवल देख कर, आँखों से हम देख लिया, हमें समझ में आ गई ये विचार प्रक्रिया क्या है। यह एक बहुत ही गलत सत्य है जिसे सभी कॉपी बुक और प्रतिष्ठित लोग, कॉपी बुक यानी जो बातें दोहराई, जो लोग कुछ बातें बीती हुई बातों को दोहराते हैं, लकीर के फकीर कह सकते हैं। यह एक बहुत ही गलत सत्य है जिसे सभी कॉपी बुक और प्रतिष्ठित लोग अपने भाषणों में दोहराते हैं कि हमें यह सोचने की आदत डालनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मामला इसके ठीक विपरीत है। सभ्यता उन महत्वपूर्ण कार्यों की संख्या बढ़ाकर आगे बढ़ती है जिन्हें हम बिना सोचे समझे कर सकते हैं। विचार के कार्य युद्ध में घुड़सवार सेना की तरह होते हैं। उनकी संख्या बहुत सीमित होती है। उन्हें नए घोड़ों की आवश्यकता होती है और उन्हें केवल निर्णायक क्षणों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। क्षमा कीजिए, इस गिलास को मैं बचाना चाह रहा था, हवा बड़ी तेज़। तो आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे कि आज के ज़माने में कई चीज़ें हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं। जैसे कैलकुलेटर है तो बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। हम बस जानते हैं कि कौन दो अंक हैं और इन्हें जोड़ना है, बस वो जो प्रक्रिया, हम बटन कुछ दबाते हैं और हमें उसका हल मिल जाता है। तो अगर इसी को हम अपने मस्तिष्क को लगा के पूरा सोचें एक एक प्रक्रिया को कि कैसे बड़े अक्षर को एक एक करके जोड़ें, जैसे क्लास में हम जोड़ते थे स्कूल में, तो हम बहुत समय नष्ट करेंगे अपना। वो समय हम और जो कठिन समस्याएं हमारे सामने और जो मनुष्य जाति के सामने जो समस्याएं, हमारे जीवन का जो एक भाग है या खंड है, उसको हम और महत्वपूर्ण कामों में लगा सकते हैं। तो इसलिए ये जो चिन्ह है और जो ये कई प्रक्रियाएं हैं जिनको बहुत सरल बना दिया गया है इन चिन्हों की मदद से, और ये जो यंत्र हैं हमारे पास, तो इससे हमें यही लाभ हो रहा है कि हम जो जीवन का हमारा कालखंड है वो सीमित है, तो उसमें से काफ़ी समय हम बचा लेते हैं अपने जीवन के काल से, और जो खंड बचते हैं हम उन्हें और महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं। इसी तरह मनुष्य जाति आगे बढ़ती जाती है। तो अभी देखेंगे कि अगर मैं बैठकर जो अंग्रेज़ी किताब है उसको मैं एक एक शब्द या एक एक वाक्य का अनुवाद करता तो मुझे घंटों लग जाते ये दोनों वीडियो बनाने में, हिंदी और अंग्रेज़ी के। पर मैं गूगल ट्रांसलेट की मदद से इस प्रक्रिया को बहुत ही सरल कर दिया, तो अब मेरा मस्तिष्क मुक्त है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर विचार करने के लिए। तो इसलिए समय बचता है और मस्तिष्क की शक्ति भी बचती है। तो मैं मस्तिष्क की शक्ति अब कुछ और जो कठिन समस्याएं हैं या और जो भी हमारा विषय है उसमें, जैसे मान लीजिए कोई गणितज्ञ है तो अब वो केवल जोड़ने में, घटाने में, भाग देने में और गुणा करने में अपना समय नहीं लगाएगा। वो और जो गणित की और जो बड़ी समस्याएं हैं या जो बड़े बड़े सवाल हैं उसको हल करने में वो अपने मस्तिष्क को लगाएगा। तो इससे लाभ यही होता है। ये हर विषय में ये बात लागू होती है कि अगर आपके चिन्ह ऐसे हैं जिससे कि आप बस देखकर चिन्हों को और बहुत कुछ ही उनमें कुछ बदलाव करके आप
किसी समस्या को हल करते हैं, विचार करने की प्रक्रिया को एकदम यंत्रवत बना देते हैं, जैसा इसमें लिखा है। यानी उसमें आपको कुछ दिमाग पर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने मस्तिष्क की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल आप जो बड़ी समस्याओं को हल करने में लगाएंगे, और बाकी जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनके लिए आप जो प्रतीक अच्छे बनाए गए हैं गणितज्ञों द्वारा, उनको अगर आप इस्तेमाल में लाएंगे तो आप के गणित के विषय में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यानी अगर आप गणितज्ञ हैं तो यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे कुछ न कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं जिन्हें आपको समझना होता है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। जैसे अब मैं एक तकनीकी लेखक हूँ, तो चिन्ह तो खैर इसमें ज़्यादा नहीं है, पर आप देखेंगे कई सारी प्रक्रियाएं हैं जैसे पहले ही बता दी गई हैं या कई बार उन्हें इस्तेमाल किया गया है, और अब लोग समझ गए हैं कि इसे बार बार उसका प्रयोग करने से हम आसानी से जो हम लिख रहे हैं वो अपने हमारे जो श्रोता हैं या जो हमारे पाठक हैं उन तक हमारी बात पहुंच जाएगी। तो बस मैं उसे एक फार्मूला जैसा ही मैं उसे इस्तेमाल करता हूं, जैसे कि एक फार्मूला है लिखने का कि प्रीफर द एक्टिव वॉइस। तो यानी सकर्मक क्रिया को आप, या इसको बोलते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य जो होता है, मेरे ख्याल से कर्तृवाच्य जो वाला जो वाक्य है उसको आप प्रमुखता दीजिए, अब उसको मुख्य रूप से इस्तेमाल कीजिए। तो ये बहुत सरल फार्मूला मेरे लिए है, और मैं अब बिना विचारे जब भी मैं कोई वाक्य रचता हूँ तो ज़्यादातर मैं इसी तरह रचता हूँ। तो कहने का मतलब है आप इसको प्रतीक कह लें या कुछ सिद्धांत कह लें, अगर आप ज़्यादा मतलब जितने भी आप ज़्यादा सिद्धांतों को यंत्रवत लागू करेंगे तो आपका जो जीवन काल है उसमें से बहुत सारे खंड आपके बच जाएंगे, जीवन काल के जो खंड हैं, और उन्हें आप जो और ज़्यादा मुश्किल समस्याएं हैं और जो मुख्य चीज़ें हैं आपके जीवन में उनमें आप लगा सकते हैं। हवा बड़ी तेज़ चल रही है, तो बस मुझे यही कहना था आज। तो आप भी इस पुस्तक को खरीदिए और अपने बच्चों को कहिए कि वो पढ़ें, 10वीं 11वीं में हो या कॉलेज में हो, या आप भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं अगर अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं, और तो इस पुस्तक को पढ़ के गणित का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और गणित के अलावा आप ये भी समझ जाएंगे कि अच्छे जो प्रतीक होते हैं किसी भी विषय में, उनकी जानकारी जब आप प्राप्त कर लेंगे तो उस विषय में आप काफ़ी तेज़ी से विचार कर पाएंगे, और आपका समय भी बचेगा, और क्षमा कीजिए यहाँ कुछ धूल है, और आप उस क्षेत्र में आगे भी बढ़ें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।